नमस्कार प्रिय प्रतियोगी मित्रों, मैं सत्येंद्र सर एक बार पुनः आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि पहला टेस्ट आपका हुआ है और 2 टेस्ट मैंने बताया था तो लगातार, तो आज दूसरा टेस्ट आपका आज आपके सामने है। आप सभी जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, सब लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, फिर टेस्ट को प्रारंभ किया जाए। सब लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, फिर शुरू किया जाए टेस्ट को। जी चलते हैं, टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। आइए पेज को खोला जाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। पहला क्वेश्चन है, मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ऑप्शन है, कह रहा है बांगरू है, कह रहा है बघेली है, कह रहा है ब्रज भाषा है, कह रहा है भोजपुरी है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी जल्दी इसका उत्तर बताइए। कह रहा है बांगरू है, कह रहा है बघेली है, कह रहा है बघेली है, कह रहा है ब्रज भाषा है, कि कह रहा है कि भोजपुरी है। अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? सभी लोग कमेंट करिए जी, सभी लोग कमेंट करिए। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली क्या है? आप जानते हो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो उस तीनों में से कौन सी है? बघेली। कौन सी है? बघेली। आप सभी का लगभग उत्तर सही है। ठीक, चलिए। और ये आपका बांगरू है। बांगरू किसका दूसरा नाम है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बांगरू किसका दूसरा नाम है? सभी लोग कमेंट करिए, बांगरू किसका दूसरा नाम है? तो हरियाणवी का। ठीक, ये कह रहा है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का दूसरा नाम क्या है? सभी लोग कमेंट करके कमेंट में बताइए मुझे कि ब्रज भाषा का दूसरा नाम क्या है। सभी लोग कमेंट करिए, करो, सभी लोग कमेंट करिए। ब्रज भाषा का दूसरा नाम क्या है? अंतर्वेदी। क्या है? अंतर्वेदी जी। इसके बाद क्या आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? यदि तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में यस करिए। आप कमेंट बॉक्स में यस लिख के आप कमेंट करिए, फिर मैं बढ़ूँ आगे अगले क्वेश्चन के लिए। जी ठीक, चलिए। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन है, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है पंजाबी जो भाषा है उसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, या अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? कह रहा है महाराष्ट्री से हुआ है, कह रहा है पैसाची से हुआ है, कह रहा है कि मागधी से हुआ है, कह रहा है कि सौरसेनी से हुआ है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि किस से हुआ है, अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। पहली क्लास में ये इसका उत्तर बताया गया था। जब हम भाषा की उत्पत्ति हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इसकी चर्चा की गई थी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सब लोग करिए। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ एक बोली और भी, एक भाषा और भी थी, लहदा। दोनों एक साथ ही थी।
किस अपभ्रंश से विकसित हुई थी? आप बताइए कमेंट करके, किस अपभ्रंश से विकसित हुई थी? जी हाँ, ठीक ठीक। तो पैशाची अपभ्रंश से, ठीक। किस अपभ्रंश से? पैशाची अपभ्रंश से, सही है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से विकसित बोली है या भाषा है तो कौन सी है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से विकसित भाषा है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सभी लोग करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। करिए। तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से विकसित भाषा कौन सी है? महाराष्ट्री से मराठी। जी, कौन सी है? मराठी। मागधी, अगला ऑप्शन कह रहा है कि मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोलियों का विकास हुआ है? मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोलियों का विकास हुआ है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मागधी अपभ्रंश से आपका कौन कौन सी बोली है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बिहारी, उपभाषा के अंतर्गत आती है भोजपुरी, मगही, मैथिली। जी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। इसके बाद है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं 5, 4, 9 भाषा। वैसे देखा जाए तो और भी हैं, दक्षिणी भी है, ढूढ़ारी भी है, ठीक। लेकिन मुख्यतः 10 भाषाएं हैं जिसमें आपकी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, ये सभी भाषाओं का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। इन सभी भाषाओं का विकास किसका किसका? खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, इन सभी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्या आप सभी लोग अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? यस करके बताइए मुझे, ठीक। सभी लोग यस करके बताइए। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हिंदी में उपभाषाओं की संख्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हिंदी में उपभाषाओं की संख्या है, कह रहा है 4 है कि 5 है कि 7 है या 8 है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 4 है या 5 है या 7 है या 8 है? बताइए। हिंदी में उपभाषाओं की संख्या। जी, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक ठीक। तो कितनी है? 5 है। कौन कौन सी उपभाषा है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। ये पांचों हिंदी, ये पांचों उपभाषा हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लौकिक संस्कृत का समय है। पहली क्लास में इस पर चर्चा हुई थी। कह रहा है लौकिक संस्कृत का समय है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका उत्तर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पहली क्लास में इस पर चर्चा हुई थी। लौकिक संस्कृत का समय है 1000 से 500 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व,
800 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 700 ईसा पूर्व। जो भी ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक, लौकिक संस्कृत का समय पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। 2 रूप हैं संस्कृत के। संस्कृत के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। पहला था वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। बताइए समय क्या है? ऑप्शन सभी लोग कमेंट करिए। ठीक ठीक, तो उत्तर है आपका 1000 से 500 ईसा पूर्व। सही है, 1000 से 500 ईसा पूर्व। ये ऑप्शन किसके लिए है? इस समयावधि में किस भाषा का विकास हुआ था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक किस भाषा का समय था। ये सभी लोग कमेंट करिए। 1500 से 1000 तक, 1000 ईसा पूर्व तक किस भाषा का समय था? ठीक ठीक ठीक, किसका था? तो वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत। कब से कब तक था ये? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। और लौकिक संस्कृत का समय है 1000 से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक, बाकी ये सभी तो 800 से 1000 तो नहीं था। लगभग कुछ कवियों के, कुछ लेखकों का मत था कि 800 900 से 1100 ईस्वी तक जो अवहट्ट है उसका समय बताया गया था। जबकि अवहट्ट जो है आपका वो अपभ्रंश का ही प्रचलित रूप है। अवहट्ट जो है वो अपभ्रंश का ही दूसरा नाम है, कह सकते हो। अब इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हो? चलिए, नहीं तैयार हो तैयार हो जाओ, मैं बढ़ता हूँ, आप लोग तैयार रहिए। ठीक, आइए आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चारों वेदों को एक शब्द में क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चारों वेदों को एक शब्द में क्या कहते हैं? चारों वेदों को एक शब्द में क्या कहते हैं? जो भाई बहन अभी लाइव नहीं हैं, आप सभी लोग उनके पास तक भी लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी लाइव आ जाएं। जो लोग छूट गए हैं उनको याद कराइए। थोड़ी सी आप लोग जिम्मेदारी समझिए अपनी, थोड़ा सा जिम्मेदारी उठाइए कि सभी लोग लाइव आ सकें, जिससे संख्या बढ़ सके। जब संख्या बढ़ेगी तभी कंपटीशन में मज़ा आएगा। चलिए सभी का कमेंट। ठीक, इसका उत्तर है चारों वेदों को एक शब्द में क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। सही है, चारों वेदों को एक शब्द में क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। और जय संहिता किसे कहते हैं? जय संहिता किसे कहते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जय संहिता किसे कहते हैं? सब लोग कमेंट करिए, जय संहिता किसे कहते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये सभी पहली क्लास के पहले पॉइंट में ही बताया गया है कि जय संहिता जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत कई ग्रंथों की रचना हुई है। महाभारत है, रामायण है, उपनिषद है, वेदांग है, पुराण है, उपपुराण है, इन सभी की रचना हुई थी किसके अंतर्गत? लौकिक संस्कृत के अंतर्गत। तो उसी लौकिक संस्कृत के अंतर्गत एक ग्रंथ की रचना हुई जिसका नाम है महाभारत, और उसी महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। उसी महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। पढ़ाया गया है, बताया भी गया है, आप लोगों को याद भी होगा। जय संहिता किसका नाम है? महाभारत का दूसरा नाम है। और चारों वेदों को एक शब्द में क्या कहते हैं? संहिता। चारों वेदों की रचना किस काल में हुई, किसके अंतर्गत की गई थी? तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत की गई थी।
और वैदिक संस्कृत को क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृत को देववाणी कहते हैं। बताया गया है वैदिक संस्कृत को ही देववाणी कहते हैं, आपको बताया गया है। और वैदिक संस्कृत के अंतर्गत ही चारों वेदों की रचना हुई थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों की रचना किसके अंतर्गत हुई थी? वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हुई थी। और उन्हीं चारों वेदों को एक साथ एक शब्द में हम संहिता कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद जो है मानव उत्पत्ति का, ऋग्वेद मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ है, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद जो है वो मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ है। कौन सा? ऋग्वेद मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ है। चलिए, वेदांग, एक शब्द यहाँ पे देखिए, वेदांग है। वेदांग की संख्या कितनी है? कमेंट करके बताइए मुझे, वेदांग की संख्या कितनी है? बताया गया है आप लोगों को, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। एक शब्द बताया गया था वेदांत। वेदांत हमने किसको बताया था? किस ग्रंथ को वेदांत कहा गया? आप सभी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, किस ग्रंथ को वेदांत कहा गया? जान लीजिए कि आपकी पूरी क्लास का निचोड़ आपको दिया जा रहा है टेस्ट में। एक तो टेस्ट आपका चल रहा है, ये लाइव टेस्ट चल रहा है जो आपका, इसके साथ साथ आपके क्वेश्चन के साथ साथ पूरा आपकी पुनः व्याख्या भी हो जा रही है। तो वेदांग, वेदांत किसे कहते हैं? किसका दूसरा नाम था? किसको कहा गया था? उपनिषद को कहा गया था वेदांत। ऐसा माना जाता है कि उपनिषद के बाद किसी ग्रंथों की रचना नहीं हुई, इसीलिए उस ग्रंथ का नाम वेदांत रखा गया। चलिए, उपपुराणों की संख्या 18 है और वेदांगों की संख्या 6 थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है वेदांत किसे कहते हैं? क्वेश्चन है वेदांत किसे कहते हैं? कह रहा है उपनिषद को, कह रहा है पुराण को, कह रहा है उपपुराण को, कह रहा है वेदांग को। वेदांत की अभी मैंने बताया, अभी चर्चा की थी। बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वेदांत किसे कहते हैं? अभी चर्चा हुई। ये क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए। फास्ट कमेंट करिए सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ठीक, वेदांत किसे कहते हैं? उपनिषद को। अभी बताया गया, उत्तर तो पहले ही मिल गया आप लोगों को, क्वेश्चन आसान हो गया। चलिए इसके बाद जैसे इसमें देखिए और अभी ऑप्शन है पुराण को, उपपुराण को और वेदांग को। तो वेदांग तो अलग ही है, उपनिषद को वेदांत कहते हैं। वेदांग और वेदांत में इतना अंतर है कि वेदांग अलग एक ग्रंथ है और वेदांत जो है उपनिषद का दूसरा नाम है। चलिए, और जैसे पेपर समाप्त होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कितना सही हुआ आप लोगों का। आप लोग काउंट करते चलिए, आप नोट करते चलिए कि ये क्वेश्चन, आप ईमानदारी से कमेंट करिएगा। पुरस्कार नहीं मिल रहा है, नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा वहाँ पर कि आप भैया कमेंट कर दो मेरा 20 में 20 भी सही है, कुछ मिलेगा नहीं। आप ईमानदारी से परिचय दीजिए, ईमानदारी का परिचय दीजिए, मुझे भी लगे कि हाँ आपका कितना तैयार हो रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। पाली का समय है, प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। पाली का समय है, कह रहा है प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक, कह रहा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, कह रहा है 500 ईसा पूर्व से, कह रहा है प्रथम शताब्दी तक, 500 ईसा पूर्व से, यहाँ डॉट डॉट कर दीजिए या फिर यहाँ आप कर लीजिए 500 ईसा पूर्व से,
प्रथम शताब्दी तक, प्रथम शताब्दी तक, और प्रथम शताब्दी से 1000 ईस्वी तक। चलिए थोड़ा सा संशोधन कर देते क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा अजीब था। हाँ, सभी लोग कमेंट किए हो, उत्तर क्या होगा? ठीक, पाली का समय था। देखिए दूसरी भाषा ही है, दूसरी भाषा यानी संस्कृत के बाद ही पाली का समय था, उसके बाद प्राकृत आया। तो संस्कृत का आपने देखा कि 1500 से लौकिक वैदिक संस्कृत आपका 1500 से 1000 और लौकिक संस्कृत आपका 1000 से 500 ईसा पूर्व तक। अब उसके बाद पाली आया तो 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। कहाँ है? 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक, सभी लोग। चलिए कुछ लोगों का ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं था, पहले ही कमेंट किए थे। चलिए कोई बात नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। चलिए क्योंकि ऑप्शन सही कर दिया गया है, अब तो सही है। चलिए फिर अब चलते हैं, अब देख लें इसमें कोई ऑप्शन और बताने लायक हो तो बता दूं। प्रथम शताब्दी से 500 ईसा पूर्व तक किसका समय था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रथम शताब्दी से 500 ईसा पूर्व तक किसका समय था? बताइए। 500 ईस्वी तक है। प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक किसका समय है? प्राकृत का समय है। किसका समय है? प्राकृत का समय है। और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक किसका समय है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक किसका समय है? तो अपभ्रंश का समय है। किसका समय है? अपभ्रंश का समय है। इसके बाद इसको तो बताया ही गया, क्वेश्चन ही है। और प्रथम शताब्दी से 1000 ये किसी का समय नहीं है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्राकृत का समय है। अभी भी मैंने उत्तर बता दिया था। तुरंत कमेंट करिए, 2 सेकेंड में आप लोग कमेंट करिए ताकि इस पर टाइम ना लगे। ठीक, कह रहा है प्राकृत का समय है प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, 700 ईस्वी से अब तक। ऐसा तो हो नहीं सकता। प्राकृत का समय है। अभी मैंने पाली का समय बताया ना, देख लो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया पाली का समय 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। अब पूछ पाली के बाद ही तो प्राकृत आई है, तो प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। ठीक, लगभग लोगों का सही है, लगभग लोगों का सही है। सब लोग कमेंट किया करिए और ऐसे नहीं कि टाइम लेके एक साथ कमेंट किया करिए सभी लोग, नहीं तो एक दूसरे का 2-4 लोगों देखते हो आ रहा है ए ऑप्शन आ रहा है, सब लोग ए कर देते हो हैं। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। गिरी हुई या भ्रष्ट भाषा किसे कहते हैं? क्वेश्चन अच्छा है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। गिरी हुई या भ्रष्ट भाषा किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। गिरी हुई या भ्रष्ट भाषा किसे कहते हैं? कह रहा है अपभ्रंश को, कह रहा है प्राकृत को, कह रहा है हिंदी को, कह रहा है संस्कृत को। संस्कृत को तो नहीं कहते हैं। संस्कृत को क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं। वैदिक संस्कृत को जो कहते हैं कहते हैं। ठीक, चलिए बताइए, सभी लोग कमेंट करिए। हाँ, कमेंट बहुत स्लो आता है। ठीक ठीक, गिरी हुई या भ्रष्ट भाषा किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश को कहते हैं। गिरी हुई या भ्रष्ट भाषा किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हिंदी किस भाषा का शब्द है?
अच्छा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाएगा, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए सभी लोग कमेंट करिए, बताइए इसका उत्तर। हिंदी किस भाषा का शब्द है? आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोगों का आ जाएगा और आना भी चाहिए। ठीक ठीक, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी का। किस भाषा का शब्द है? फारसी का। सही है, लगभग लोगों को सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग करने वाले कवि हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग करने वाले कवि हैं? कराओफी हैं, कात्यायन हैं, कि याज्ञनिक हैं, या इनमें से कोई नहीं? जो भी हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। कह रहा है ओफी हैं, कह रहा है कात्यायन हैं, कह रहा है याज्ञनिक हैं, कह रहा है कोई नहीं है। कौन है? सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग फास्ट कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ठीक ठीक, कौन है? तो सभी का कमेंट आने दो, जल्दी जल्दी किया करो कमेंट। ठीक, कौन है? औफी हैं। सही है, सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग करने वाले कवि औफी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहते हैं? भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है? कह रहा है हिंदी को कहा जाता है, कह रहा है संस्कृत को कहा जाता है, कह रहा है पाली को कहा जाता है, कह रहा है अपभ्रंश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उत्तर बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी लोग, कमेंट करिए सभी लोग। ठीक, भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है? अच्छा सा क्वेश्चन है, तो किसे कहा जाता है? भारत की प्रथम देश भाषा पाली को। भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है? पाली को। लगभग लोगों का सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 21वां संशोधन कब हुआ था? आ गया क्वेश्चन, 21वां संशोधन कब हुआ था? बहुत जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत तेज कमेंट करिए, सब लोग करिए। 21वां संशोधन कब हुआ था? कह रहा है 1992 में हुआ था, 1967 में हुआ था, 1976 में हुआ था, या 2003 में हुआ था? कब हुआ था? कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। ठीक, चलिए 1992 में क्या हुआ था? कौन सा संशोधन हुआ था 1992 में? कमेंट करके बताइए, 1992 में कौन सा संशोधन हुआ था? बताइए। ठीक ठीक, कौन संशोधन हुआ था? 71वां संशोधन। ठीक है, कौन सा संशोधन हुआ था? 71वां संशोधन। और 1967 में कौन सा हुआ था? 21वां संशोधन हुआ था। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी इसके तहत? तो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और इसके तहत कौन सी जोड़ी गई थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 भाषाएं जोड़ी गई। और 2003 में कौन सा संशोधन हुआ था? किस क्रम का संशोधन हुआ था? कमेंट करके बताइए, 2003 में किस क्रम का संशोधन हुआ था? सभी लोग कमेंट करिए। ठीक ठीक ठीक, 92वां। ठीक, कौन सा हुआ था?
92वां। इसके तहत कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषाएं किस संशोधन के तहत जोड़ी गई? 92वें संशोधन के तहत 2003 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आता हुआ, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है खरोष्ठी लिपि की पहचान है। बढ़िया क्वेश्चन है। खरोष्ठी लिपि की पहचान है। कह रहा है या दाएं से बाएं लिखी जाती है, कह रहा है या बाएं से दाएं लिखी जाती है, कह रहा है या ऊपर से नीचे लिखी जाती है, कह रहा है इनमें से कोई नहीं। या दाएं से बाएं लिखी जाती है, या बाएं से दाएं लिखी जाती है, या ऊपर से नीचे लिखी जाती है, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग कमेंट करके बताइए मुझे। कमेंट करिए, कमेंट करिए सभी लोग। ठीक, थोड़ा सा टफ है, भूल गए हो, टफ नहीं है। रिवीजन नहीं करते हो आप लोग, कमी बस इतनी सी है आप लोगों की। बाकी बहुत अच्छे लोग हो आप लोग, बहुत प्यारे लोग हो, बड़े ईमानदार हो। नहीं करते हो बताते भी हो, अच्छा लगता है। चलिए, तो इसका उत्तर होगा यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। कौन सी? खरोष्ठी लिपि। इसकी पहचान यही है कि यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अच्छा ये एक ऑप्शन है, या बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये कौन सी लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है? कमेंट करके बताइए कौन सी लिपि है। कमेंट करके सभी लोग बताइए, बाएं से दाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है? अरे भाई देख लो, हम कैसे बाएं से दाएं ही तो जा रहे हैं। तो क्या लिख रहे हो? हिंदी तो एक आध तो बता दो। तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है आपका उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर क्या होगा कि बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपि देवनागरी है। चलिए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? लो आ गया। कह रहा है गुजराती लिखी जाती है, उड़िया लिखी जाती है, पंजाबी लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कह रहा है गुजराती, उड़िया, पंजाबी, मराठी, कौन सी है? कमेंट करके बताइए सभी लोग कौन सी है। सब लोग कमेंट किए हो। ठीक, कौन सी है? देखो इसका उत्तर है मराठी। इसका उत्तर है मराठी। मराठी की लिपि देवनागरी है। ठीक, पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। आपको बताया गया है, लिपि में पढ़ाया गया है। गुजराती लिपि में लिखी जाती है। ठीक, चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हिंदी भारत की डाट भाषा है। कैसी भाषा है? कमेंट करके बताइए। हिंदी भारत की ब्रज भाषा है, या संपर्क भाषा है, या राष्ट्रभाषा है, या तीनों? सभी लोग कमेंट करके बताइए। कह रहा है राष्ट्रभाषा है, कह रहा है ब्रज भाषा है, कह रहा है संपर्क भाषा है, कह रहा है तीनों। सभी लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। और वीडियो के लास्ट में जैसे क्लास समाप्त होगी, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कितना सही हुआ किसका।
और जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कितना वर्क कर रहे हो। चलिए, तो इसका उत्तर होगा, मैं बता देता हूँ कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। कैसी भाषा है? संपर्क भाषा है। ना तो ब्रज भाषा, ये तो बोली है, और राष्ट्रभाषा तो कोई है नहीं भारत की। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, और तीनों जब नहीं है तो तीनों हो ही नहीं सकती। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है, क्वेश्चन है, भाषा ... होती है। चलिए इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। भाषा कह रहा है कि परिवर्तनशील होती है, कह रहा है कि स्थायी होती है, कह रहा है कि निश्चित है, कह रहा है कि अपरिवर्तनशील है। बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए। भाषा ... होती है। बताइए, सभी लोग बताइए। परिवर्तनशील, स्थायी, निश्चित, अपरिवर्तनशील। देखते हैं कमेंट। इसका भी उत्तर मैं बताता हूँ। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। देखो, विकसित होती रहती है ना। पहले संस्कृत थी, फिर संस्कृत में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली हुआ, फिर प्राकृत हुआ, फिर अपभ्रंश हुआ, फिर जाके हिंदी आई। ठीक, तो भाषा परिवर्तनशील है, होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्रम संख्या में 18वां है। क्वेश्चन कह रहा है, कन्नड़ ... परिवार की भाषा है। अच्छा क्वेश्चन है। कन्नड़ किस भाषा परिवार की भाषा है? यही क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि कह रहा है भारोपी भाषा परिवार की भाषा है, कि आस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा है, कि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, कि कन्नौजी भाषा परिवार की भाषा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस भाषा परिवार की भाषा है। कन्नड़ किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए। सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं। जल्दी कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए। सबका कमेंट आना चाहिए इस क्वेश्चन पे। कम से कम जिस क्वेश्चन को आप पढ़े हो उस क्वेश्चन पे सभी लोगों को कमेंट आना चाहिए, गलत आए या सही आए। चलिए, किस भाषा परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। ये सभी दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए, आपकी स्क्रीन पर आता हुआ अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का लिप्यांतरण कहलाता है। थोड़ा सा शब्दावली में परिवर्तन है, इससे आप डरिए मत, आप उससे लड़िए। आप तो महान योद्धाओं में गिने जाते हो, तभी आप लोग लाइव क्लास अटेंड किए हो, अन्यथा तो सो रहे होते लोग। अभी तो सुबह नहीं हुई लोगों की, कुछ लोगों की जो लाइव नहीं आए हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग तो बेचारे मान लीजिए मजबूरी में कहीं फंसे होंगे। चलिए सभी लोग बताइए, थोड़ी सी शब्दावली में परिवर्तन है कि ध्वनि का लिप्यांतरण कहलाता है। बताइए, सभी लोग बताइए। कह रहा है ध्वनि कहलाती है, कह रहा है वर्ण कहलाता है, कह रहा है वर्णमाला कहलाता है, कह रहा है शब्द कहलाता है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। ध्वनि का लिप्यांतरण वर्ण कहलाता है। जैसे मैं किसी अपने मुख से कोई ध्वनि निकाल रहा हूँ तो उसको लिपिबद्ध करना, वही लिप्यांतरण शब्द है। यानी उसको लिपिबद्ध कर दिया गया तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आप
को बताया गया होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि है वैसे, उसके लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। उसके लिखित रूप को वर्ण या, तो पहले मैंने क्या कहा? ध्वनि। क्या कहा? ध्वनि। तो ध्वनि को जब लिपिबद्ध करते हैं तो वर्ण बन जाता है। तो ध्वनि का लिप्यांतरण कहलाता है, वर्ण कहलाता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन। हिंदुस्तानी भाषा का रूप है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप है। कह रहा है हिंदी उर्दू मिश्रित है, कह रहा है हिंदी अंग्रेजी मिश्रित है, कह रहा है हिंदी चीनी मिश्रित है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए उत्तर इसका। हिंदुस्तानी भाषा का रूप है, कैसा है? सभी लोग कमेंट करिए। कह रहा है हिंदी उर्दू मिश्रित है, कह रहा है हिंदी अंग्रेजी मिश्रित है, कह रहा है हिंदी चीनी मिश्रित है, कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका नाम ही लेना पाप है। इसका नाम लेना ही पाप है। बहुत ही धूर्त किस्म का देश है, तो इस पे चर्चा ना करें तो बेहतर है। तो चलिए सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए। हिंदी उर्दू मिश्रित है, हिंदी अंग्रेजी मिश्रित है, इनमें से कोई नहीं, या हिंदी चीनी मिश्रित है। तो इसका उत्तर भी मुझे बताना पड़ेगा। तो इसका उत्तर होगा कि हिंदी उर्दू मिश्रित है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित है। चलिए आज की क्लास का शायद आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। और भी है क्या? नहीं, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं। इसको आप लोग बताइएगा। अपभ्रंश भाषा की समय सीमा है। अपभ्रंश भाषा की समय सीमा है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आखिरी क्वेश्चन है आपका। अपभ्रंश भाषा की समय सीमा है। कह रहा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, कह रहा है 700 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, कह रहा है प्रथम शताब्दी से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईस्वी तक, कह रहा है इनमें से कोई नहीं। जो भी उत्तर होगा ये तो आप सभी को बताया गया है, पढ़ाया गया है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आखिरी क्वेश्चन है, सभी लोगों को सही होना चाहिए। सभी लोगों को सही होना चाहिए, ठीक। इसका उत्तर है अपभ्रंश भाषा की समय सीमा क्या है? कह रहा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, कह रहा है 700 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, कह रहा है प्रथम शताब्दी से 500 ईसा पूर्व तक। ये तो नहीं है, ये तो प्राकृत का था, ये आपका प्राकृत का था। तो ये आपका गलत हो गया। ये 700 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऐसा कोई सन नहीं बताया गया, ये भी गलत हो गया। और ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, यही आपका उत्तर है, ठीक। कह रहा है इनमें से कोई नहीं। जब उत्तर मिल गया तो कोई नहीं का ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। चलिए आज की क्लास का ये आखिरी सवाल था। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किसका कितना सही हुआ। ईमानदारी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, किसका कितना सही हुआ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बता दो मेरा 21 में 21 सही है तो नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ईमानदारी से बताइए। चलिए ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने देखा था एक बात कि पिछली क्लास में 44 लोग लाइव थे और 30 लोग लाइक किए थे।
ये तो बेईमानी है। मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों करते हो आप लोग? आपको लाइक करने में कुछ ज़्यादा थोड़ी ना है, लाइक कर सकते हो, बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, करिए ना करिए ये तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने लोग, कम से कम जितने लोग लाइव रहो उतने लोग तो लाइक कर ही दो, और उतने लोग उसको शेयर करिए, जितने लोग हों आपके संपर्क में सबको शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।